कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ प्रोग्राम में जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर। और आज हम लोग बात करेंगे, आज जब बात कर रहे हैं तो आप समझिए कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और पार्लियामेंट के सेशन में वक्फ अमेंडमेंट बिल रखा जाएगा। जेपीसी को जो मोहलत मिली थी वो पूरी हो गई और जेपीसी अपना बिल जो है वो पार्लियामेंट में रख देगी, स्पीकर को दे देगी। और अब सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि इसी सत्र के अंदर हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा देंगे। मतलब देश में वक्फ का जो कानून है वो नया, उसकी नई डेफिनेशन जो है वो लागू हो जाएगी। उसको लेकर कितना हंगामा है ये तो आप देख ही रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जलसे हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जो है मौलाना लोग, मुफ्ती लोग जो हैं वो हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके उनको क्या बता रहे हैं कि भाई इस कानून के आने के बाद आपकी मस्जिद, आपकी दरगाहें, सब कुछ जो है वो खतरे में पड़ गया है। अब सरकार हर जगह झांकेगी और सरकार का आदमी डीएम बैठ करके तय करेगा कि ये आपकी मस्जिद ये आपकी ज़मीन पर बनी हुई है, वक्फ की ज़मीन पर बनी है या फिर ये सरकार की ज़मीन है, और अगर ऐसा होगा तो वो छीन लेगा वो व्हाटएवर। थोड़ा सा आज हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और वक्फ पर शायद उन्होंने खुलकर पहली बार कहा है इतना। उन्होंने कल ये कहा कि देश के अंदर संविधान में वक्फ बोर्ड जैसी किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी जिसकी वजह से उसने देश भर में वक्फ बोर्ड बना दिए जगह जगह पर, हर राज्य के अंदर। और ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम जो है आप सब लोग जानते हैं कि वक्फ जिस ज़मीन को कह दे वो ज़मीन उसकी, फिर सुनवाई भी वही करेगा, जज भी वही है और आप जानते हैं कि फिर उस पर क्या होता है। अब इस सब माहौल के बीच हम लोग आज ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब प्रोग्राम में आए, मुफ्ती साहब बहुत स्वागत आपका। शालिनी अली जी हमारे साथ हैं, नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। शालिनी जी आपका बहुत स्वागत है। तो पहले सर यही बात कर ले, कल से विंटर सेशन शुरू और सरकार कह रही है हम पास कराएंगे। सारा दबाव जो था, जैसे जमीयत का आज भी पटना के अंदर बड़ा अधिवेशन हुआ है, दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है, इससे पहले दिल्ली में जमीयत का और प्रोग्राम हुआ था, हजारों लोग आए थे, स्टेडियम भर दिया था। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ, हमारा वोट लेके तुम हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है कानून पास करोगे, हम देखते हैं कैसे करोगे। नहीं, कानून तो संविधान सम्मत होगा ना। कानून वोट से थोड़ी बनता है, कानून अप्रत्यक्ष वोट से बनता है। और ये सही, कल प्रधानमंत्री ने सही बात की और अभी पिछले दिनों हमने जगदम्बिका पाल को बहुत विस्तार से सुना एक जगह। उन्होंने कहा ये ओरल वक्फ जो है कि मैं ये सौरभ की ये कमीज है ये हमने वक्फ कर दी, अब हमारी हो गई, अब सौरभ का कोई अधिकार नहीं रहा। तो और इसमें कोई बुराई नहीं है सौरभ जी। उन्होंने इतने थ्रेडबेयर, उन्होंने कहा कि अगर कोई जमीन, कोई चीज ओरल वक्फ की गई है तो आप उसको 7 दिन के अंदर या तो रजिस्टर करा सकते हो या पोर्टल पर उसको दाखिल करा सकते हो, उस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ये जगदम्बिका पाल जी ने बहुत विस्तार से बताया, जो जेपीसी के चेयरमैन हैं और पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं। आपने केरल में देखा, आपने अभी कर्नाटक में देख रहे हैं कि मतलब सैकड़ों बीघा जमीन कह दिया गया ओरल वक्फ में कि ये हमारे पास है। आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना। और सबूत में भी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर उस स्थान पर आपके कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, मान लीजिए आपके कब्रिस्तान है, मान लीजिए आप वहाँ पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कहीं आप मस्जिद है आपका, तब भी आपकी बात मान ली जाएगी। लेकिन बगैर किसी चीज़ के अगर आप ओरल, जैसे कल को किसी ने पिछले दिनों कह दिया कि ये जो पार्लियामेंट बनी है वो भी वक्फ की जमीन पर कहा जा चुका है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कहा जा चुका है, वही मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर बनी हो, तो ऐसे में क्या होगा। वहाँ केरल में चले जाइए, पलक्कड़ में किसान आंदोलनरत हैं, कर्नाटक में वो तो कांग्रेस शासित है ना। सर ये सब तो हम लोगों ने मतलब आज इतने इसक्यों की पर चर्चाएं हो चुकी हैं, थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ गई इस बात को लेकर के। मैं तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार कह रही है हम पास कराएंगे, मुस्लिम बॉडीज कह रही हैं, चंद्रबाबू नायडू बताइए आप अपना समर्थन देंगे, नीतीश कुमार आप समर्थन देंगे, नहीं देंगे तो नहीं पास होगा। नहीं तो फिर कोई और समर्थन देगा ना। अच्छा मतलब चंद्रबाबू नहीं देंगे, नीतीश जी नहीं देंगे, और इन दोनों को भी पॉलिटिकल अभी आगे चलना है। और जिस प्रकार से भी महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र में भी तमाम कांग्रेस पार्टी ने कोशिशें कर ली,
मौला वो आप ही के शो में आप लोग सादिक के उस पर बयान पे चर्चा कर रहे थे ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी कौम ना होती तो लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता पाकिस्तान। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ही कुर्सी में चर्चा की थी। तो मैं यही कह रहा हूँ, तमाम कोशिशों के बावजूद इस देश में अब भी संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। तो उन आस्थावान लोगों के प्रति भी तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की जिम्मेदारी है। एक लाइन की बात, अगर सरकार ने ठान लिया है बिल पास होना तो पास होगा, बिल्कुल पास होगा। और नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि जो वो ठान लेते हैं, और इस बार तो बड़ा इंक्लूसिव होकर ठाना है उन्होंने सारे पक्षों को अवसर दिया कि आप आइए और अपनी बात कहिए। जेपीसी पूरे देश में घूम घूम के लोगों से अपनी बात कर रही है। जिनको आपत्ति है, जिनको सुझाव देना है, वो संविधान से अलग हट के जो बॉडी है वहां बैठ के तकरीरें कर रहे हैं। अरे आप जाओ ना जेपीसी के सामने अपने बातें रखो, वो उसको रखने को तैयार नहीं है। मुफ्ती साहब जानते हैं सब कुछ वक्फ के बारे में, शालिनी जी ने इस पर बहुत काम किया हुआ है। शालिनी जी, मैं पिछले एपिसोड में आई थी तो हमने उनकी किताब भी आपको दिखाई थी, जिन्होंने वक्फ के ऊपर, आप जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ है, आपकी सारी शक शुबह उसको पढ़ करके आपके दूर हो जाएंगे। मैंने भी उस किताब को पढ़ा, लेकिन शक करने वाले तो कर रहे हैं, वो तो आज भी कर रहे हैं, और वो तो आज भी कह रहे हैं कि हम पास नहीं होने देंगे, आप पास करा लीजिए, हम मानेंगे नहीं। हम मानेंगे नहीं मतलब हम सड़क पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे। और आपने देखा कैसी कैसी भाषाएं हो रही हैं। जैसे तौकीर रजा जी हैं, उन्होंने कहा लावा धधक रहा है मुसलमान के अंदर, लावा धधक रहा है और एक दिन ये फूट पड़ेगा, और मैं नहीं जानता उस दिन क्या होगा। और सर, तभी महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा की आ रही है, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि मुसलमानों ने अपना जब वोट दिया है तो उन्होंने भाजपा सरकार के तरफ ही अपना वोट दिया है। होते हैं ना, एक क्लासरूम में कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल सीधे साधे एक लाइन पे चल रहे होते हैं। 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है, आपने देखा है उन्होंने बड़े टफ डिसीशंस लिए हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के पक्ष के लिए। चाहे वो बहनों की बात हो, बेटियों की बात हो, चाहे वो आप देख लीजिएगा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी ऐसा अनटचेबल, क्वेश्चनेबल और कोई भी इस तरीके से रिलीजियस मुद्दा रहा है, उस पे प्रधानमंत्री जी और साथ में भाजपा सब खड़े रहे हैं, और वो डिसीशंस जो हैं वो हमेशा हम लोगों के हक में लिए गए हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक का क्या तरीका था हम सब जानते हैं। कुरान शरीफ में लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा और समझा नहीं, उन्होंने वो 3 तलाक वाला मुद्दा अपने तरफ में किया कि नहीं जी ये अन इस्लामिक है, उसका कानून आ गया। चाहे आप 370 का देख लीजिए, चाहे आप बहनों की मेंटेनेंस को भी देख लीजिए, आपने देखा है कि उन्होंने बच्चे, बहनें और मुसलमानों के हित में लोगों के खिलाफ जाकर एक प्रोत्साहित तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया है। लोग तो कहते हैं लखनऊ तक की, मैं कहती हूँ भारत के निवासी रहते हुए और भारतीय नागरिक होते हुए मैं कह सकती हूँ कि हम तो भारत का जो सीमा है उसको हम लाहौर तक ले जा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, इस देश का हर एक नागरिक कहता है, क्योंकि जमुना की जो तहजीब है, यमुना की जो तहजीब है, गंगा की जो तहजीब है, वो सभी के अंदर है। तो ऐसे लोग जैसे कि तौकीर रजा हैं और बाकी सारे मदनी साहब हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि जी एक मुसलमान का खून खौल रहा है। हाँ। उनसे आप पूछिएगा पारदर्शिता लाने में क्या बुराई है। देखिए, अब ये जैसे अरशद मदनी का, आपको मैं आज का स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा वक्फ संविधान के खिलाफ है, हम कह रहे हैं कुरान का फैसला है, हमें मजहब पर चलने की आजादी है। सर, कुरान में वक्फ शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को बता सकते हैं। वक्फ जैसा शब्द या वक्फ का शब्द कहीं नहीं दिया हुआ है, बल्कि कुरान में ऐसी आयतें हैं, आप सूरह बकर में उठाकर देख लीजिएगा, 2.177 पे आप देख लीजिएगा, उसमें बोला गया है यतीमों के लिए, जंग में लोगों की मदद करने के लिए, और ऐसे लोग जिनके पास खाना, भोजन या कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, सर पे छत नहीं है, आप उन लोगों के लिए चैरिटी करिए। तो ये लोग कौन है जो कि धर्म गुरु बन के सारे के सारे लोगों को एक इस तरीके से पक्षपात वाली एक स्थिति पे लाकर खड़ा कर देते हैं कि ये अन इस्लामिक है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, कल को ये कह देंगे कि संविधान में तो नमाज भी नहीं कहीं लिखा है, ज़कात भी कहीं नहीं लिखा है, तो कहाँ कह अज़ान रहे भी कहीं नहीं लिखा है। कहाँ कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? पहले तो आप ये मेरे को जवाब दीजिए कि कहाँ कह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि वक्फ और मुसलमान दोनों का प्रयोग किया गया है वोट बैंक के लिए।
क्या आप इस बात के खिलाफ, विरुद्ध आप खड़े होकर कह सकते हैं नहीं जी, मुसलमानों को इतने सालों से वोट बैंक के तरफ से नहीं इस्तेमाल किया गया? वक्फ का इस्तेमाल भी इसलिए हुआ केवल? बिल्कुल हुआ हुआ है। लैंड माफिया कहां से आ गई? कहां से आई है लैंड माफिया? कहां से इतने सारे, इतनी प्रॉपर्टियां इतने सालों में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कैसे हो गई? कहां से इन लोगों की दुकानें खुल गई? आप कहते हैं कि अन इस्लामिक तौर से वक्फ बोर्ड के लिए नया जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो टोटली खिलाफ है। मैं कह रही हूं वक्फ ना आपका है ना मेरा है, वक्फ अल्लाह का है। इसका प्रोटेक्शन भी अल्लाह कर लेंगे। प्रोटेक्शन देने के लिए अगर यहां पे सरकार है और वो नियम बना रही है जिसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ, वक्फ इज नॉट माई पर्सनल प्रॉपर्टी, वक्फ सभी के लिए है और खास तौर से गरीबों के लिए है। कहां है रोटी कपड़ा मकान उन लोगों के लिए जो कि बाहर भीख मांग रहे होते दरगाह के बाहर पे? कहां है रोटी कपड़ा और मकान? कहां है वो वक्फ के पैसे? आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्यों ऑडिट आप करवाने के लिए तैयार नहीं है? इतने सालों में सीएजी के थ्रू आपने ऑडिट क्यों नहीं करवाया? वक्फ का मतलब ये नहीं है कि मैं वाकिफ हूं और मैंने कह दिया यहां अनाथालय बनना चाहिए और वो आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में अनाथालय बना दिया। मुझे वो अनाथालय देखना है, मुझे वो स्कूल कॉलेजेस देखने हैं, मुझे वो यूनिवर्सिटीज देखनी है। मुझे आज का जो मुसलमान है जो वोट दे रहा है सोच समझ के, वोट बैंक बनकर नहीं, मुझे उसको आगे प्रगतिशील भारत में देखना। ठीक है शालिनी जी, अब जरा इसके असर पर बात करते हैं। जैसे हमने अरशद बंदी जी की बात की और किसी की बात की, ऐसे एक नहीं बहुत सारे भारत में जो जगह जगह लोगों को ये इसका अपोजिशन कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, बिल पास होगा, उसके बाद क्या होगा? देखिए, बिल तो पास होगा, तकरीबन तय है, क्योंकि मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो राष्ट्र के लिए, कौमों के लिए, देश के लिए फैसले करते हैं। वो पर्सनल जाकर के कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ राष्ट्र के लिए है, जो चीज़ पूरी कौम के लिए है, पूरे देश के लिए, तो मोदी जी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। ना उसमें उनका कोई नफ़ा है ना नुकसान है। तो फैसला तो हर हाल में आप समझ लीजिए कि हो चुका है। ठीक है, होगा वो जो आज संभल में हो रहा है, होगा वही जो तौकीर रजा कह रहे हैं। तौकीर रजा झूठ नहीं बोल रहे हैं। संभल में 3 लोग मरे मुफ्ती साहब। हाँ, हो सकता है शाम तक कुछ और खबरें आए। संभल में 3 लोग मरे हैं, सिर्फ ये इस पर ही चर्चा नहीं होनी चाहिए। संभल में एसएसपी के पीआरओ के टांग में गोली लगी है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहाँ डिप्टी कलेक्टर को गोली लगी है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। कई पुलिस वाले बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जो तौकीर रजा कह रहे हैं कि लावा पक रहा है, इन्होंने पकाया है इसलिए कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे। जो पटना में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस लेकर के जमीयत वाले, दिल्ली में, रामलीला मैदान में, फलाह में, मैं पहले भी आपके ही शो में आप ही को बता करके गया हूँ कि ये अपने सम्मान की, यहाँ तक के इनके अल्फाज में दीन की और दीन के बचाव की, इन्होंने, आपने देखा होगा, नाम दिया है तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस, लेकिन असल वो तहफ़्फ़ुज़ दीन कॉन्फ्रेंस है, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। ये तहफ़्फ़ुज़ आइन सिर्फ इसलिए है कि कानूनी कार्रवाई से बचना है। देश में इस बात की कानून इजाज़त नहीं देगा आपको, इस बात की। तहफ़्फ़ुज़ आइन हो गया, वरना आइन का मतलब कानून। पूरे स्टेज पे कोई कानून का जानने वाला नहीं होता, कोई एक वकील नहीं होता, कोई एक स्पीकर कानून का जानने वाला, बोलने वाला नहीं होता। तो क्या ये भीड़ कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? जिस भीड़ में लोग मर गए हों, गाड़ियों को आग लगा दिया जाता हो, पथराव होता हो, क्या वो भीड़ सुरक्षा करेगी देश की और कानून की? नहीं, आपने भी कहा एक बिल पास होगा और उसके बाद वो होगा जो संभल वो में होगा हुआ। जो संभल में मतलब हुआ, देश भर में ये होगा। और संभल में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, चूंकि मन बना हुआ है, जब कोई चीज मन, वो बात वही आ गई है कि जब मन में कोई बात होती है ना, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। मुसलमान गुस्से में है, मुसलमान गुस्से में है, और बहुत, यानी बहुत ऊंची क्लास का गुस्सा है मुसलमानों को। मुसलमान सोशल मीडिया पर देखिएगा क्या किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। किस बात का गुस्सा है? मुसलमानों को इसी बात पर गुस्सा है कि उनको बता दिया गया तुम्हारे पास मस्जिदें नहीं रहेंगी, कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, मदरसे नहीं रहेंगे। जबकि असलियत में आपको बता रहा हूँ, जेपीसी के चेयरमैन से मैं भी मिला। अच्छा, जितनी अब तक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, जितनी भी कमेटियां बनी है इतिहास में, आप उठा करके देख लीजिएगा, इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी आजाद राय के एतबार से कोई कमेटी नहीं आपको नजर आएगी।
कितनी आजाद है कमेटी कि जो पार्लियामानी कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर्स जाके मस्जिद मस्जिद तकरीर कर रहे हैं और बिल के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं और फिर कमेटियां बना बना के पेश कर रहे हैं जेपीसी में। असल बात जो सारे मुकदमे का इसका जो निचोड़ है वो ये है कि वक्फ बाई यूजर जो है, वक्फ भाई मेरा ये मोबाइल है, मैंने आपको दिया ही नहीं तो आप मालिक कहां से हो जाएंगे इसके? इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं, वक्फ कहां से हो गई? वो वक्फ करने के लिए वाकिफ का होना शरई तौर पर बिल्कुल मालिक का होना जरूरी है। मैं कहूं कि ये मेरी जमीन है, मैं इसको दान कर रहा हूं। वक्फ सरकार उस चीज को चाहती थी। अच्छा, फिर उसमें भी क्या लाया गया? खुद मुझे चेयरमैन साहब ने बताया, जगदम्बिका पाल जी ने, कि उसमें भी अगर कोई मस्जिद यानी कोई ऐसी जगह है जिसको किसी ने वक्फ नहीं किया, सरकार की है, किसी और की है, फिर भी वहां मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। और हम उसको बहुत खुल करके उस पर बात हुई। रजिस्टर कर दीजिए, हाँ, इसमें मैं बहुत- ऐड कर बहुत- दूं, उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला है, हाँ, बोला है ऑन रिकॉर्ड। ये बातें आप नहीं उसको करेंगे रजिस्टर सौरभ कर जी। दीजिए बस नौजवान प्रॉब्लम को ये है कि अभी तक ये होता आया है, आप ये जो बिल आया है, बिल ये कह रहा है कि आप पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए, बताइए कि ये आपके पास वक्फ की कितनी जायदादें हैं, आप बस पब्लिकली डिक्लेयर कर दीजिए एंड बी ओपन टू स्क्रूटनी। अगर कोई विवाद होगा तो उसकी जांच होगी, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। एक बात आप ये कह रहे हैं, होता ये आया है, और वो बिल्कुल ठीक कल प्राइम मिनिस्टर ने और बोला झूठ क्या? कि जब सरकार दे रही हो अपने आप प्रॉपर्टीज, 2014 में मनमोहन सिंह ने दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज दी दिए जी। और नहीं, इसमें सौरभ भाई झूठ भी वो तो आज कितने का बोले बिल गए? उनको कैसे स्वीकार हो जाएगा? देखिए, इसमें झूठ भी तो बहुत बोला जा रहा है। इसमें कोई जितने भी मतलब चेंजेस आ रहे हैं, आप पूरा, बहन ने तो किताब लिख दी है, मैं भी उस दिन मौजूद था जिस दिन किताब का रस्म इजरा हो रहा था जगदम्बिका पाल जी के यहाँ, मैं भी पहुंच गया। तो मैंने देखा, फिर मैंने वो किताब भी काफी देर तक, मैं कई घंटे तक पढ़ता रहा उसको। बात यह है सौरभ भाई, जो कानून में है ही नहीं वो आपको बताया जा रहा है। बात ये बताई जा रही है कि आपके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब खत्म है, और आप अपने तशख्खुस की, जैसा अरशद बद्दी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना, आपने बताया कि वो यही तो उकसाने वाली बात है कि कल को नमाज के लिए बताया जाएगा, परसों को ज़कात के लिए। भाई नमाज दीन में फर्ज है, ज़कात दीन में फर्ज है, और उसकी संविधान इजाजत देता है। संविधान इजाजत देता है उसके लिए। तो आपको उकसाया गया है, तो आप तो एक तरीके से, मैं आपको खुल के बताऊं तो ये जिहाद वाली बात हो रही है। अभी जिहाद होगा, और जिहाद अभी होगा। जिहाद होगा। और ये संभल में ना, मैंने अल्लाह की कसम में भी पोस्ट पढ़ी, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इन्होंने वो बच्चे मरवा दिए हैं, उसका जिम्मेदार मैं तो तौकीर को और इन जमीयत उलमा को और पर्सनल लॉ बोर्ड को समझता हूं। और लिख रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, कि वो शहीद हो गए। हुआ क्या है संभल में, संभल की जामा मस्जिद है और दावा किया जाता है कि बाबर ने ये मस्जिद तोड़वा, एक मंदिर था वहां पर, हरिहर मंदिर, और वो मंदिर तोड़वा करके उसने वहां पर मस्जिद बनवा दी थी। तो 1500 कुछ में वो मस्जिद वहां बन गई, ऐसा दावा किया जाता है मंदिर की जगह पर। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में फैसला हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इसका सर्वे कराइए। एक राउंड सर्वे हो चुका था अंदर का, दूसरा राउंड सर्वे आज होना था। टीम पहुंची है, उनके पहुंचते ही बाहर जो है हजारों की भीड़ आ गई, पत्थर चले हैं, गोलियां चली हैं, आगजनी हुई है, और उसी में बहुत पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं, और 3 लड़के जो हैं उसमें उनकी मौत हो गई है। सौरभ उसका वो भाई, जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या देश में इस तरह का सर्वे पहली बार हुआ है? या सर्वे में आज तक किसी मंदिर मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया गया है? या कोर्ट ने उसको ये घोषित कर दिया था कि इसको खोद करके सर्वे करना है? सर्वे एक बार पहले भी पिछले हफ्ते हो चुका है, इस हफ्ते फिर से टीम आई अलग, है। देखिए विषय से अलग जाना हो जाएगा, लेकिन जो गुस्से वाली बात आपने कही ना, एक तरफ जब इतने लोगों की, इतने ऐसे लोगों की फौज है जो आपको नाक भड़का रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं, और रिलीजियस तौर पर भड़का रहे हैं कि भाई तुम्हारा मजहब ही छीन लिया जाएगा तुमसे, तुम्हारी पहचान छीन ली जाएगी तुमसे, और फिर उसमें जब ये ऐसे मामले हो जाते हैं, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो वहां पर जो भीड़ आई होगी उसको तो ये बताएगा ना, देख लो शुरू हो गया, बिल्कुल। अभी तुम्हारी मस्जिद एक जाने वाली है तुम्हारे और सामने। वहां तो एसपी कह रहा है, जो विश्नोई आईपीएस ऑफिसर है, वो माइक पे कह रहा है कि नेताओं के चक्कर में पड़ के अपनी जान मत गंवाओ। मैं तो सैल्यूट करता हूं उस ऑफिसर बाल को। बाल बचे हैं वो, सर, उनके वो प्यारों को मुझे गोली मालूम लगी है। मुझे प्यारों को मालूम गोली है कि उस जाबाज विश्नोई ऑफिसर ने हथेली पर लेके लोगों को कहा कि बच्चे तुम जाओ, तुम इन नेताओं की बातों में मत आओ, तुम लोग अपनी जान मत गंवाओ। बहुत संयम बरता है पुलिस ने, मैं तो दाद लेकिन दूंगा, मैं- सलाम पेश करूंगा, सौरभ बहुत जी, संयम बरता है। मैं जो इन दोनों की बातों से, मैं और आपकी बात से मुझे लग रहा है, मुझे जो ये गुस्सा जो है ना, ये भड़काया जा रहा है, और कहीं का कहीं ये राजनीतिक गुस्सा है,
इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप याद करिए एनआरसी और सीएए के समय में ऐसी ही गलतफहमियां फैलाई गई थी कि आपको हर व्यक्ति को कागज दिखाना होगा, बिल्कुल। है ना, आपके माता पिता यहाँ आए, कैसे आए, क्या आए, बहुत बातें थी। बहुत सारी इतनी ऐसी सारी गलतफहमियां फैलाई गई। तो जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काओ, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों का एक गुस्सा, उसकी ऐतिहासिक वजह रही हैं। वो बाद के दिनों में मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना वेलफेयर कर दिया उसका कि लोगों को लगने लगा कि कहीं मुसलमान, और कुंदरकी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, 65%, और आज मुसलमान मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 90,000 कह रहे वोटों से हैं कि जीता। हम ठाकुर हैं, हमारा जो राम नरेश वहां से जीते हैं वो ठाकुर है। तो ऐसी बातें होने लगी नहीं, हैं। लेकिन आपको लग रहा है सीएनआरसी की तरह अब भी मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। आप देखो ये जो आप नाम ले रहे हो कि पटना में हुई गोष्ठी, और जो क्या महफूज रामलीला मैदान में अरे आज रामलीला मैदान में आज होना तहफ्फुज़े था। आइन के नाम पर, और आइन के बचाने की बात कौन कर रहा है देश में, आप बताओ। मौलाना ये गठजोड़ है। मैं ये कह रहा हूं कि आइन मतलब संविधान। कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हाँ, इस शो में तो खुल्लम खुल्ला बोलना है ना भाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी संविधान को बचाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये मुसलमानों की तथाकथित जो धर्म को बचाने के लिए, जमात संविधान को बचाने के लिए या कानून को बचाने के लिए, अरे जो चीज कानून में ही नहीं, आप कह रहे हो। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मैं आपको बहुत ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूं। बंद हो जाएगी। 2 मिनट लगेगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड बना करके कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया, संविधान इसका मैंडेट नहीं देता है। 2 मिनट में बता रहा हूं आपको। जो लिखा हुआ है सब जगह पर, भारत के इतिहास में शुरुआत होती है दिल्ली की सल्तनत से। दिल्ली के मुसलमान आए, दिल्ली की सल्तनत कायम हुई 1100-1200 ईस्वी जो भी होगा, और उसमें 2 गांव मुल्तान की जामा मस्जिद को सुल्तान ने दे दिए। वो पहली प्रॉपर्टी है जो कहा गया कि वक्फ हो गई भारत के इस हिस्से के अंदर। 1923 में अंग्रेजों ने मुसलमान वक्फ एक्ट बनाया, ये रिपील होगा इसी हफ्ते, पर ये भी है साथ में। उसके बाद 1954 वक्फ एक्ट बना। अब आप यहां से थोड़ा सुनते जाइएगा। 1954 वक्फ एक्ट में पहली बार वक्फ बोर्ड बनाया गया और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया। अब उसमें पहली बार कॉन्सेप्ट लाया गया वक्फ बाय यूजर, जिसको ये बिल खत्म कर देगा। वक्फ बाय यूज का मतलब ये है कि भाई एक प्रॉपर्टी, इसमें कागज वागज तो नहीं है, लेकिन ये धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। कब से हो रही है कोई मालूम नहीं है। कब्रिस्तान है तो है, एक कोई है दरगाह है तो है, कब से कब बनी थी, लैंड ओनरशिप किसके पास है, नहीं है, कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हारे काम आ रही तो तुम्हारी, वक्फ है तो मान लिया। वो सिस्टम अब नहीं चलेगा, अब प्रूव करना पड़ेगा ये कब से आपके पास है ना। ये लेकिन 54 में ला दिया गया था। 1995 में फिर वक्फ एक्ट है, इन सब जगह कांग्रेस की सरकार है। 1995 वक्फ एक्ट ने यह कह दिया कि संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी चाहे इस्तेमाल ना भी हो रही हो। पहले होती थी, अब नहीं। पहले वक्फ की थी, उसमें कोई धार्मिक काम होता था, अब नहीं भी होता, तब भी मान लिया तुम्हारी है, नहीं दावा करेगा कोई। आगे देखिए 2013 में फिर वक्फ अमेंडमेंट किया गया, अगेन कांग्रेस की गवर्नमेंट। वक्फ को और ताकत दी गई और कहा कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। गैर मुस्लिम का वक्फ से क्या लेना देना, क्यों करेगा वो, लेकिन कह दिया गया कि आप नहीं हो मुसलमान तो भी आप वक्फ कर सकते हो। 1954 के कानून में कम से कम इतनी इजाजत थी, सिविल कोर्ट के पास ताकत थी मुकदमे सुनने की, विवाद सुनने की, वक्फ की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हुए। 2013 में कहा नहीं, कोर्ट वोट कुछ नहीं, ये ट्राइब्यूनल बनाएंगे वक्फ वाले और ये अपने विवाद खुद सुनेंगे। ये 2013 में कर दिया गया। अरे इस बीच में 2012 में और सर पावर बढ़ाई गई थी वक्फ की, और कहा गया कि तुम पुलिस का काम भी कर सकते हो, कब्जे खाली भी करा सकते हो, ये काम भी तुम ही कर लो। मतलब हम पुलिस को क्यों तकलीफ देनी है, ये ताकत भी है। तो जज भी आप बन गए, पुलिस वाले भी आप बन गए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। 54 एक्ट पे था कि अगर कोई दावा करेगा वक्फ बोर्ड, उसका सर्वे कराया जाएगा प्रॉपर्टी का, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो मुतवल्ली बेयर करेगा। भाई तुम कह रहे हो ना ये मेरी है, तो जाके तुम्हें सर्वे कराना है, तुम खर्चा बेयर करो। बाद में कह दिया कि नहीं, ये खर्चा सरकार लेगी, सरकार इसका खर्चा उठाएगी। 54 के एक्ट में था वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी हो सकता था। 1995 में कहा नहीं, इसमें केवल मुसलमान होगा। 1995 एक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज करने की इजाजत थी। 2013 में इसको बैन कर दिया गया। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कंट्री विद इन कंट्री है। यस, नेशन विद इन नेशन, नेशन विद इन नेशन है। नेशन लोगों के अलावा एक हिस्सा होता है भाई जमीन का, जहां हम आप रहते हैं।
उसके अंदर कोई जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, हमारे देश में बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, SEZ। ऐसे ये मतलब बिल्कुल एक धार्मिक काम के लिए एक आपने स्पेशल जोन्स बना दिए कि ये हमेशा के लिए एक पर्पस के लिए फॉर एवर, ना बिक्री ना कुछ, और ये बढ़ता जा रहा है तो एक वक्त आप इमेजिन कर सकते हैं ना एक वक्त क्या होगा। मैं सर आपको पर इसमें दो SEZ चार में और तो पॉइंट्स कुछ कानून लागू होते हैं ना, वक्फ पर तो कोई कानून ही नहीं। आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ, आप ही जज, आप ही इतना ही नहीं, बस एक लास्ट चीज और ये फिर शालिनी जी आपको बताएंगे। और 2013 में एक ऐसी चीज कर दी गई जो तो आप मेरे तो कल्पना के परे था। मान ले हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई एक कानून की दूसरे कानून के साथ कभी कभी टकराव होता है, भाई इस कानून के तहत ऐसा है और इसमें ओवरलैप हो रहा है दूसरे कानून के साथ। हिंदुस्तान के सारे कानून एक तरफ, जहां वक्फ का नाम आ गया, वक्फ का कानून ओवरराइडिंग है। देश के हर कानून के ऊपर वक्फ हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट, इट इज सुप्रीम। बहुत आपने ये जो पॉइंट्स बताए ना, इसमें मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं ना कि वक्फ को भारत में लाने वाले कांग्रेसी हैं, तो मैं ये कहती हूँ क्योंकि कांग्रेसी ने हमेशा अंग्रेजों के ज़माने से उनकी नीतियों का पालन किया। डिवाइड एंड रूल आप जानते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो लड़ाई है, जो खाई है, वो शुरू हुई थी 1857 से, और उसको आगे लेकर कौन लेकर गया? कांग्रेस। आज भी करती आई है, जिंदगी भर करती जाएगी, क्योंकि उनके पास मुद्दों की कमी होती है। आपको 3-4 इसमें मैं क्लैरिफिकेशन देती हूँ, क्योंकि मेरी जो वक्फ के बारे में जितनी जानकारी है, तहकीकात है, मैं कह दूँ बिल्कुल इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे तो मजाक लगने लग गया है कि किस तरीके से आपने मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह चराने का काम कर दिया है कि आओ यहाँ चारा डालते हैं, तौकीर रजा और मदनी साहब जैसे। महिलाओं का वक्फ बोर्ड में मेंबरान बनना था, पर उनको मेंबर नहीं बनाया जा रहा था। अब अनिवार्य करा जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस नीति का प्रयोग ही नहीं किया गया। वक्फ ट्राइब्यूनल्स के अहेड, उसके आगे आप कोर्ट में जा सकते थे, खटखटा सकते थे, अपनी प्रॉपर्टी के लिए हक अदा कर सकते थे, लड़ सकते थे, पर क्योंकि उसकी जानकारी कौम में नहीं थी लोगों की, उनको लगता था वक्फ ट्राइब्यूनल तक बात खत्म हो गई है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूं। हिंदू क्यों नहीं अपनी जमीन जायदाद वक्फ कर सकती है? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल उत्तराखंड में है, जहां पे हिंदू समुदाय के लोगों ने जमीन दी, वो कब्रिस्तान बना, क्योंकि वो वक्फ में दायर नहीं हो पाया। खाता खतौनी में उसी फैमिली के पास में ही वो जमीन दर्ज है। जमीनों के कीमतों के ऊपर इतनी बढ़ोतरी हुई कि वहां के लोगों ने सोचा कि यार ये जब वहां पे प्रॉपर्टी दायर भी नहीं हुई है, जमीन भी बढ़ गई है, वापस लो ना। उस पे सोचिए सुप्रीम कोर्ट तक फैसला होता है कि लेट अस मेक एन अग्रीमेंट एंड हिंदू मुस्लिम भाईचारा के तौर पे इसको वक्फ में हम लोग रजिस्टर करवा देते हैं, ताकि जो वो कब्रिस्तान का प्रयोग हो रहा है वो होते रहे। नियत किसी की भी खराब हो सकती है, नियत धर्म नहीं देखता है, हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, नियत किसी की भी खराब हो सकती है। इसीलिए कहते हैं जब नमाज भी पढ़ते हैं सबसे पहले आप नियत बांधते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी आप नियत बांधते हैं। 2023 में मंत्रालय में वक्फ बोर्ड की, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें हर वहाँ पे जितने भी चेयरमैन हैं अपने अधिकारियों के साथ आते हैं, मंत्री जी के साथ बैठते हैं। और आप यकीन मानिए, आप भी जानते, 2023 में भी भाजपा की सरकार थी, 99% चेयरमैन्स एंड अधिकारियों ने, स्पेशली बीजेपी गवर्नड एरियाज में, सब ने कहा प्लीज इसमें आप अमेंडमेंट करिए, पारदर्शिता नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ में खिलवाड़ होता है, एंड जो सेंट्रल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है और वक्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, उसमें कोई तालमेल ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो वक्फ को तो एक डमरू के तरह यूज करते हैं ये सारे नेता जितने भी है, कि इस डमरू को हिलाओ। ये एक मुसलमान के ईमान के साथ खेलने की बात है। मुसलमान अपने मजहब को लेकर बहुत संजीदगी के साथ सोचता है, समझता है कि जैसे भी हो ये हमारा मजहब है, हम इस कंट्री में माइनॉरिटी है, चलो जी करो दंगा फसाद।
चंपावत में सोचिएगा, पहाड़ में मस्जिद नहीं है, 150 मुसलमान हैं। वहाँ वो एक मुसलमान के छत पे जाकर जमात में नमाज अदा करते हैं, जुम्मे की नमाज। सोचिए, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होना जरूरी नहीं है, आपकी नीयत होनी चाहिए। आप एक सच्चे मुसलमान हैं, आपको इस देश के संविधान, इस कानून का आपको पालन करना पड़ेगा। आज जो संभल में हुआ है, जगह जगह में हो सकता है, होएगा, अगर आप तौकीर रजा और मदनी जैसे लोगों की फॉलोइंग रखेंगे। क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आम मुसलमान मान रहा है उनको अपना रहनुमा, अपना लीडर। अब टाइम आ गया है, इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए, देख लिया कौन सा मुसलमान है। मैंने आपके पहले शो में भी बोला था, कौन सा सलीम है, कौन सा हुसैन है जिसने अपने खाते में पेंशन के पैसे आते हुए या राशन कार्ड ठुकरा दिया हो? किसने? किसी ने नहीं। किसके खाते में पैसे आए और उसने अपने खाते से पैसे वापस दे दिया? किसी ने नहीं। सब जानते। कहाँ था वक्फ बोर्ड जब कोविड महामारी चल रही थी? कितने लोगों को नौकरी दी? कितने स्किल एजुकेशन सेंटर्स खोले? कहाँ था? हम तो एक सीधा सिंपल मुद्दा पूछ रहे हैं कि वक्फ का काम है गरीबों की मदद करने का, वो काम कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, उस सब का हमें ब्यौरा चाहिए, हमें हक है इसका। जो बात अभी एक अनंत जी ने कही कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, ये डर आपको पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस जैसी वो भी दिखाती हैं, ये भी वही कह रहे हैं। ये आज मुसलमानों के धार्मिक नेता कुछ जो हैं, आपको कहीं इसमें तालमेल दिखाई देता है? नहीं, मैं थोड़ा अलग से सोचता हूँ। कुछ हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमें इतनी आज़ादी इस मुल्क में कि आप एक प्रधानमंत्री को, जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है, चुना हुआ राष्ट्रपति है, चुने हुए एमपीज हैं, मिनिस्टर हैं, उनके साथ आपका रवैया कितनी बदतमीजी का है, कानून आपको इजाज़त दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, कानून आपको इजाज़त दे रहा है। आप लोगों के मन में ये क्यों डालना चाहते हैं कि आपको कल को ये नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रोजा नहीं रखने देंगे, कब्रिस्तान नहीं रहेगा, फला नहीं रहेगा, मस्जिद बंद ये क्यों डालना चाहते हैं आप लोगों के मनों में? मैंने आपके ही शो में एक बहुत जिम्मेदारी से बात कही थी और आज मैं संभल में उसका उदाहरण देख रहा हूं। मैंने आपको ये बताया था कि वक्फ पर राय देने के लिए इस स्कैनर का मसला भी इतना नाजुक है कि हमारे छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल के बच्चे और एक प्ले कार्ड लेकर के मस्जिद के सामने खड़ा हुआ है, तैयार करके उसको लाया गया है और स्कैनर दे करके उसको खड़ा कर दिया गया है। ये कि हमारे बच्चा कुर्बानी दे रहा है कि आप वक्फ पर अपनी राय, और वक्फ पर ईमानदारी वाली राय नहीं, एक तरफा खिलाफ राय, बाकायदा इसकी अपील मौलाना भी कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं, अरशद मदनी भी कर रहे हैं, तौकीर रजा भी कर रहे हैं, और यही बता करके, और जेपीसी के मेंबर, मैं तो नाम भी ले रहा हूं ना, मुहिबुल्लाह नदवी ने कितनी जगह तकरीरें की हैं, जाकर के जेपीसी में मेंबर हैं और जाकर के तकरीरें करते थे वक्फ बिल के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाते थे। वो भी तो इसी संभल मुरादाबाद के एरिया से आते हैं। और जब पिछली बार सर्वे हो रहा था संभल में, मैं बताऊं, वहां के एमपी आए सामने, उन्होंने कहा मस्जिद है, सदा मस्जिद रहेगी। फिर भाई किसने मना किया मस्जिद नहीं? यही चीजें तो जैसे लावा पक रहा है, ये तहफ़्फ़ुज़ आईन की जो मैं देख रहा हूं, ये तीसरी चौथी रैली जमीयत कर रही है। आप ये देखिएगा, तहफ़्फ़ुज़ आईन के नाम पर लाखों लोग पटना में पहुंचे हुए हैं, पूरे स्टेज पर कोई एक वकील नहीं है जो कानूनदा होता है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। आप इस देश में, मैं कह रहा हूं, अब भी है वक्त इन लोगों के पास। और मैं एक चीज और आपको, चूंकि ये शो खुलकर बोलने का है, जितने भी ये रैलियां कर रहे हैं, जितने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक भी जेपीसी के सामने जाकर के ईमानदारी से किसी ने बात नहीं की कि हमें आपसे ये शिकायत है, और ये नहीं, एक भी नहीं गया। इसमें मैं ऐड कर दूं, सबसे पहला जेपीसी जिसमें आप खुल के जाइए, जेपीसी मेल है, कर सकते थे आप मेल करिए, आप वो पोस्टल से भेज दीजिए, आप जाइए वहां पे, अपनी जो बातें हैं वो आप पक्ष रख दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि जेपीसी के अध्यक्ष जो है वो ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है वक्त अरे ठीक है, वो बुला रहे हैं, आप चले जाइए, मैं सुधार कर देता हूं, आप जाइए ना, इसमें मैं सुधार कर देता हूं, आपका कोई स्टेक ही नहीं है सारे मामले में, इसमें सुधार कर देता हूं। सर मैं तो ये कह रहा हूं, लखनऊ में संवादी कार्यक्रम था, दैनिक जागरण, उसमें उन्होंने कहा खुल के कि भाई हमें बुला लो, तुम्हें दिक्कत है हमारे पास आने में, तो मुझे कोई संगठन इनवाइट कर लो,
मैं आता हूँ वही मुझे पकड़ा दो सब कुछ जो देखिए आपको सलाह विपक्ष के लोग आज के डेट में जेपीसी के ऊपर बल्कि चेयरमैन साहब के ऊपर इतना बड़ा वो विरोध लिए बैठे हुए हैं कि देखिए वो हमें समय ही नहीं दे रहे हैं। हफ्ते में 3-3, 4-4, 5-5 दिन उन्होंने ये कर दिया, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब वो और टाइम मांग रहे हैं, अब वो और टाइम भी मांग रहे हैं, टाइम बढ़ाइए। अब मुझे ये बता दीजिए, मैं कहती हूँ चलिए आप और टाइम ले लीजिए, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, आप और समय ले लीजिए ताकि जितने लोग हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचे जो गलतफहमियां हैं उनके दिलो दिमाग में कि हाँ जी आपकी मस्जिद छूट जाएगी, आपके मदरसे चले जाएंगे, आपके कब्रिस्तान चले जाएंगे। यहाँ पे तो खुल के बोला जा रहा है। ये हुआ था ना CA/NRC के टाइम पे जब अमित शाह जी ने जब बोला, खुल के बोला कि देखो भारतीय मुसलमान कहीं नहीं जा रहा, कोई नहीं उसे बाहर निकालेगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बिल्कुल वैसी जेपीसी के अध्यक्ष ने भी ये बात कही है, आप बस रजिस्टर करवा दीजिए। भाई देश में कोई क्यों ऐसा नहीं कानून करते? नहीं है जो ऐसे भड़काने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। कानून है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन क्या होता है ना कि आप तो मोदी जी कैसे डिक्टेटर हैं कि जो कर ही नहीं रहे इस पे कुछ। मोदी जी डिक्टेटर कहते हैं ना उनको। मोदी भाई जी डिक्टेटर होता तो ऐसे थोड़ी कोई कर पाता। मोदी जी डिक्टेटर होते तो समस्या ही नहीं होती ना। दिक्कत तो ये है कि वो लोकतांत्रिक हैं। अगर वो आदमी डिक्टेटर होता या योगी के, चलो मोदी तो मोदी, योगी को भी लोग डिक्टेटर कहते हैं कि पुलिस राज गोली चलाते हैं, मार देते हैं। पहले तो आज उनकी पुलिस को गोली मारी गई, एक आदमी घायल हो गया, एक के पांव में गोली डिप्टी लगी, कलेक्टर को मारी गई है। डिप्टी कलेक्टर को मारी गई। उसके बाद क्या करे, आत्मरक्षा में भी चुप रहे। मैं ये कह रहा हूं ऐसे कानून बहुत हैं, लेकिन चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है तो आप जैसे शो करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो मुसलमानों में ये संदेश जाना बहुत आवश्यक जरूरी है है कि ना आपका मस्जिद जा रहा, ना आपका कब्रिस्तान जा रहा, ना आपके रिचुअल्स का कोई भी प्लेस वक्फ की वजह से आपसे छीना जा रहा है। देखिए- रिक्वेस्ट यही की जा रही है कि जो आपके रिचुअल के प्लेस है उसको आप एक सादे कागज पर वक्फ में रजिस्टर करा लीजिए, आपसे उसका कोई मिल्कियत भी नहीं मांगी जा रही। अच्छा बहुत सारे, अच्छा ये भी इसमें- बताना इसमें जरूरी है, ना- जैसे मैंने आपको बताया जो प्रोविजन ऑलरेडी पहले थे कभी वक्फ के कानून में ही कांग्रेस की सरकार के टाइम में थे, वो उनमें से अगर एक दो प्रोविजन दोबारा ला रहे हैं तो उस पर एतराज उसमें क्यों भाई कि एतराज भाई गैर मुस्लिम भी हो सकता है बोर्ड में, क्यों नहीं कि भाई हो सिविल कोर्ट में जाकर के चैलेंज भी किया जा सकता है, तो क्या प्रॉब्लम, पहले भी था। दिक्कत सिर्फ मुतवल्लियों की है इसमें, जो इनके समाज के वक्फ के जमीनों का जो मलाई कूट मलाई रहे हैं ना, कूट रहे हैं, उनको दिक्कत सिंपल है। सी बात है। तो वो मालिक थोड़ी है मुतवल्ली, वो मैनेजर है ना। सर, वो मानते हैं अपने आप को अपने मालिक, भाई भाई सारा मरने पैसा मराने वो को खाते तैयार है, हैं। वो हटेंगे नहीं उससे। कैसी मुतवल्ली बातें कर सिर्फ रहे हैं? मुतवल्ली नहीं छोड़ेंगे, आप मर जाए जमाना मर जाए, बात भाई, खत्म हो गई। आप उनके नहीं छोड़ता कोई उनकी मुतवल्ली, इतनी वक्फ संपत्ति की प्रॉपर्टी उनके को हाथ कोई से छोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह की इस संपत्ति। इस पर तो खुद मुसलमान को बोलना चाहिए ना भाई। नहीं क्यों बोलेंगे भाई, मोदी जी सुधार करें, इस पर बोले ना भाई। जेपीसी के चेयरमैन का मैं बता दूं, उनके घर का दरवाजा बंद नहीं होता, नंबर उनका है। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुला रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, एक फोन उनको कर लो ना भाई, जगदम्बिका पाल जी को, उनको बुला लो, आ जाओ भाई जमीयत के ऑफिस, मीडिया बुला लेते हैं, बैठ के बात करेंगे, वो तैयार है जाने के लिए। इतनी, मैं कह रहा हूं, आप इतिहास उठा लीजिएगा, कितनी कमेटियां बनी, इतिहास में इतनी इंडिपेंडेंट और आजाद राय देने वाली कमेटी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आपको वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं छोड़ना है, आपको ITU जमीयत का दफ्तर नहीं छोड़ना है, आपको जो कब्जे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, जहां जहां आपने किए हुए वो नहीं छोड़ने, क्योंकि आप तो अगली भाई वहां दुकान मार्केट बना के बेच चुके हो आप। बिल्कुल। आप भांजे भतीजों को बिठा चुके हो। तो आपको लड़ाई लड़नी है, कौम के बच्चों को मरवाना है। और 100 साल का संगठन जब कब्जा कर सकता है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, तो फिर आप छोटे मोटों की बात ही मत करो। देखिएगा, अगर वाकईतन वक्फ हित में ये लोग होते तो पिछले 50-60 सालों में एक मुसलमान तंजीम का, मुझे एक इंडिया टीवी, मैं कहता हूं चला, आप सौरभ भाई को भेजें और सौरभ भाई चला के दिखाएंगे कि उन्होंने एक बार भी किसी वक्फ की जमीन को खाली कराने के लिए सरकार के किसी आदमी से जाके बात की। कब्जा करने के लिए जरूर बात की है, मुतवल्ली जरूर सिफारिश कर करके बनवाया है लोगों को, लेकिन कब्जे खाली नहीं कराए। मैं तो कह रहा हूँ शालिनी जी जो कह रही हैं, आप हाजी अली दरगाह के बाहर चले जाइए, कितने जरूरतमंद बैठे हुए हैं। तो इस बार हमने अरे भाई निजामुद्दीन चले जाइए, सर, वहां तो आप- मुंबई जाना पड़ेगा ना आप आपको। किसी भी दरगाह के बाहर जाएंगे, आपको हैंडीकैप्ड लोगों के ट्राईसाइकिल्स के पीछे NGO के नाम नजर आएंगे, वक्फ का- आपको वक्फ का नहीं नजर वक्फ का नहीं आएगा आएगा। कहीं। किसके लिए हो रहा है आपको ये? कोई भी यतीम बच्चा, आप ये देखिएगा आपके फोन में आजकल कितने WhatsApp आते होंगे फीस मदद के लिए, जा कहाँ रही है वक्फ सर? ये नहीं तो करता अरे सर आज कोई भी। एक्चुअली समय हमने चर्चा तो काफी की, Overshoot लेकिन करते हाँ ये तो अब चर्चा लंबी चल सकती है। कई बार इस शो में हम प्रोग्राम में कोशिश कर चुके हैं कि वक्फ पर जो असलियत है वो आपको बताएं। मैं इतना बस जरूर पूछना चाहता हूं आपसे, ये कानून जो है
मुसलमानों के हक में बनाया जा रहा है, हित में बनाया जा रहा है और पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करने के बाद बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 लाइनों में आप सुन लीजिए सिर्फ। मोदी जी का इस देश के हिंदुओं का, सनातन के लोगों का न कल वक्फ से कोई मतलब था, ना आज वक्फ से कोई मतलब है। जो भी कुछ हो रहा है ये मुस्लिम कौम के सुधार के लिए या जिस चीज के लिए वो प्रॉपर्टी दान की गई ओरिजिनल उसके लिए हो रहा है, ना कि ये लोग मलाई कूटे, इसके लिए नहीं हो रहा। ठीक, देखिए अभी तो अब अगला हफ्ता मुझे लगता है बड़ा हंगामे वाला होने वाला है, ये और इससे अगले वाला भी, जब ये बिल जो है पार्लियामेंट में आएगा और बात होगी इस पर। कोशिश यही है कि आप किसी मुगालते में ना रहें, किसी बहकावे में ना रहें, जो सच है जैसा है वैसा आपको पता चलता रहे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब प्रोग्राम में आए। शालिनी जी बहुत धन्यवाद, आनंद जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।